गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मधु कांकरिया के द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी, पेज नंबर 26। हम कटाव पहुंचने तक की घटना का विवरण पढ़ चुके हैं। तत्पश्चात देखिए ये कटाव पहुंचते हैं तो वहाँ का वातावरण किस तरह से लेखिका को आकर्षित करता है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे आधे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, मतलब कहीं पर बर्फ़ गिरी हुई थी तो कहीं पर बर्फ़ पिघल करके दूर चली गई थी, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर के कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर दूर तक देख रही थी तो मुझे चारों तरफ क्या दिखाई दे रहे थे? चांदी से चमकते पहाड़ दिखाई दे रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो मैंने जवाब दिया, राम रोचो। राम रोचो नेपाली भाषा है, राम रोचो का मतलब अच्छा। वो उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, उसका चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। यह मैंने आपको बताया था कि निज भाषा का गौरव होना चाहिए, अपनी भाषा का गौरव होना चाहिए। आज हम अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषाओं की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरी भाषाओं का ज्ञान मत लो, परंतु अपनी भाषा का गौरव भी सदैव बनाए रखो। आपको याद हो तो हमारे यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अपो शूल। क्योंकि हर जगह अपनी मातृभाषा ही महत्वपूर्ण होती है। तिमरो माया संधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चौं ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए वह झूम झूम कर गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे को रंगत में कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। वृंदावन होने का मतलब है अत्यधिक प्रसन्न होना, क्योंकि जिस चीज़ को सोच करके वो वहाँ पर आए थे उस इच्छा की पूर्ति उनकी हो गई थी और भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भरकर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर देखो, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि कटाव पर दुकानों का ना होना उसके लिए वरदान था, क्योंकि जहाँ पर दुकानें होंगी वहाँ पर प्रदूषण भी बढ़ेगा, लोगों की आवक जावक बढ़ेगी। लोग खाने पीने के बाद खाने पीने का जो वेस्टेज होता है, जो कचरा होता है, जो प्लास्टिक होती है, उसको क्या करते हैं, उसी स्थल पर डाल देते हैं। इससे प्रकृति का प्रदूषण बढ़ता है। तो ये वहाँ के लिए वरदान था। दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। आध्यात्मिक अतीत से जोड़ने का अभिप्राय है इसे अपने प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान हो रहा था कि क्यों प्राचीन ऋषि मुनि ऐसे पर्वतों पर, हिमालय पर आकर के तपस्या किया करते थे, क्योंकि उनको वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक शांति की भी प्राप्ति होती थी। इसलिए वो सोचती है कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी।
जीवन सत्यों को खोजा होगा और हमें मंत्र दिया होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर ऐसी सुंदरता को देख लेगा तो उसका मन भी परिवर्तित हो जाए और मन परिवर्तित होने के उपरांत वो शायद करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की जो प्रवृत्ति थी उसको भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी। अब यहाँ से अंडरलाइन करना आपको ये हिमशिखर से पूरा पैराग्राफ, क्योंकि ये आपके पीछे प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये हिमशिखर देखिए, हाँ, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है ये कि ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के, मतलब पूरे एशिया में जल का जो स्रोत है वो इस हिमशिखर को ही माना गया है। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। नायाब यानी बेहतरीन। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ़ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर है ये। मणि ने अभिभूत होकर के माथा नवाया और कहा कि जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। ये संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ। हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी क्या देखा, इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो वह हंस दिया और एक उदास हंसी। उसने क्या कहा कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला अर्थात नेपाली भाषा में है फेरी भेटूला यानी फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि हम अपना आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, ये तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर बढ़ चले। जितेन कुछ दिन पूर्व नेपाल से ताज़ा आया था। ताज़ा अर्थात नया आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल थे। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज सजा रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटावों के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र।
क्यों? क्योंकि अंडरलाइन करना इस लाइन को, क्योंकि आप मंजिल पर पहुंचने के बाद वो उत्साह आप में समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंचते तब तक आप रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को, हर नएपन को, हर प्राकृतिक विविधता को आप बहुत बारीकी से देखना चाहते हो, उसे ऑब्जर्व करना चाहते हो, और वो आपको रोमांचित करती रहती है, उत्साहित करती रहती है, आकर्षित करती रहती है। इसलिए मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत मंजिल तक के सफ़र को माना गया है। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, रजवाड़ा यानी राजपूताना, स्वतंत्र राज्य जिसे कहा जाए, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तो इसको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि हर जगह के प्राणियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कि क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही कि क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की यानी तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा और कहा, मैडम, अंडरलाइन करना इस पैराग्राफ को भी, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई और कहा, अब ये यहाँ पर वहाँ की धार्मिक संस्कृति का संकेत है मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तब लेखिका ने पूछा कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उसने जीभ निकालते कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तब लेखिका को समझ में आया कि गैंगटॉक इतना सुंदर क्यों है, और उसने कहा कि तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, तो उसने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम है गंतोक। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वो फिर से चालू हो गया कि मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ और जीप आगे बढ़ने लगती है। इस तरह लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें पूर्वोत्तर भारत की, हिमालय की, सिक्किम के तरफ की प्राकृतिक विविधता, भौगोलिक या धार्मिक, सांस्कृतिक, लोक जीवन की झांकी हमें प्रस्तुत की, और पहाड़ों और मैदानों की ज़िंदगी सब जगह एक समान होती है, इसको हमें इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से बताया। धन्यवाद।